बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान के लिए एक खुशी की खबर है और एक गम की। थोड़ी देर बाद इसका जिक्र करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से राब्ता किया है और समझाया है कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें, और स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात में तावन की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से बरामदात पर पाबंदी लगा दी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगानी को पाकिस्तान की शोहरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से एक खातून ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। तो क्या माजरा था, अदालत का क्या फैसला आएगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा चीन के बाद तुर्की ने भी पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि आज के दिन एक पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है और एक गम की। लेकिन सबसे पहले खुशी की खबर का मैं जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, और अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। तो जैसे ही इसका कामयाब तजर्बा किया गया तो फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये हिंदुस्तान के लिए खबरें गम है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने किसी किस्म की जारहियत का मुजाहरा किया तो ये मिसाइल उनके ऊपर दागा जा सकता है। अच्छा जी, दूसरी खबर जो मैंने कहा था कि खबरें गम है, वो ये कि अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस के सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब 86 बरस की उम्र में सियालकोट में इंतकाल फरमा गए हैं, और आज ही रात 10 बजे सियालकोट में उनका जनाजा अदा किया जाएगा, नमाज जनाजा की अदायगी होगी। 1994 में पहली बार सेनेटर मुंतखब होने और लगातार 6 बार ईवान बाला के रुकन रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अच्छा जी, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर के सरबराह ने पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार और भारत के वजीर खारजा जयशंकर को टेलीफोन करके खित्ते में क़याम अमन बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये ज्यादा हिंदुस्तान को समझाने वाली बात है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान दुश्मन का जबरदस्त तरीके से आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह दहशतगर्द नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल झूठ पर मबनी इल्जाम लगाया गया, पहलगाम वाक़े को लेकर, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, और हिंदुस्तान इस वक्त इस चक्रों में है कि शायद वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन उसको इस बात की खबर होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के तमाम शहर पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में हैं। अगर हिंदुस्तान ने किसी किस्म की बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो उसको ज़बरदस्त तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो समझा समझाया है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ये बहुत क्लियर बात है। देखें, हम नहीं चाहते कि खून बहे, हम नहीं चाहते कि माओं के बच्चे मर जाएं या शहीद हो जाएं। वो अगर मरेंगे तो वो मरेंगे, पाकिस्तान के अगर दुनिया से जाएंगे तो वो शहीद होंगे। हमारा तो ईमान है कि अगर अपने वतन की सर के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अगर इस्लाम के लिए हम दुनिया से चले जाएंगे तो ये शहादत होगी। लेकिन अगर वो जाएंगे तो वो जहन्नुम वासर हो जाएंगे। हम खून नहीं बहाना चाहते, हम किसी औरत को बेवा नहीं करना चाहते, किसी बच्चे को यतीम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर बात हमारी इज्जत के ऊपर आ जाएगी, बात अगर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर आ जाएगी, तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा ये पाकिस्तान बारहा दफा पूरी दुनिया के सामने रिक्वेस्ट कर चुका है कि
ہم امن پسند ہیں، لیکن یہ ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے۔ اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی تو ہم اپنا دفاع کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں، لہٰذا ہندوستان کو سمجھائیں کہ عقل کے ناخن لیں۔ اور یہ جو ڈرامہ کیا گیا پہلگام میں، اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے یہ گزارش کی گئی کہ اس واقعے کو لے کر آئیں، درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کریں اور دونوں ملکوں کی بات سنیں۔ ہم اپنے ثبوت دیں گے، ہندوستان اپنے ثبوت دے، اور اس حقیقت کو واضح ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن پاکستان کے بارہا دفعہ آفر کرنے کے باوجود ہندوستان نے ایک دفعہ بھی ہمارے پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام تر کارروائی پاکستان نے کی ہے تو اس کو تو فوری طور پر پاکستان کا پروپوزل ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ آفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ پر کھڑے ہیں۔ اگر ہندوستان ہمارے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ سچائی پہ کھڑا ہوتا تو ہماری آفر کو قبول کرتا۔ تو پاکستان تو بالکل پہلے دن سے لے کے بڑا اوپنلی یہ کہتا ہے کہ آئیں، درمیان میں آئیں، ثالثی کا کردار ادا کریں، دونوں ملکوں کو بٹھائیں، بات سنیں، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو رائٹ پہ ہوتا ہے وہی ثالثی کی بات کرتا ہے، وہی تحقیقات کی بات کرتا ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی آفر کو قبول نہیں کرتا، اور ہندوستان اس وقت جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ ہندوستان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ بیوقوفی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر بیوقوفی کا مظاہرہ کرے گا، حماقت کا، جہلیت کا مظاہرہ کرے گا، تو پھر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، بہت بربادی ہو جائے گی، ہندوستان کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سمجھ جائے، بجائے اس کے کہ مار کھانے کے بعد سمجھے، بہتر یہ ہے کہ مار کھانے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ اچھا جی، دوسری جانب سوئٹزرلینڈ نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ یونان نے بھی پہلگام واقعے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کی تجویز کا اعادہ کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اگر درمیان میں یونان آتا ہے، سوئٹزرلینڈ آتا ہے، یا دنیا کا کوئی بھی ملک آتا ہے، ہم تیار ہیں۔ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہم یہ ثبوت دیں گے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ ہم یہ بھی ثبوت دیں گے کہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا وہ بالکل جھوٹ پر مبنی تھا۔ ہم یہ بھی ثبوت دیں گے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں براہ راست ہندوستان ملوث ہے۔ اگر ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بھی دے۔ دیکھیں، اس واقعے کو ہوئے تقریباً 11 دن ہو گئے، لیکن آج تک کوئی ایک ثبوت بھی ہندوستان پاکستان کے خلاف نہیں دے سکا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں۔ اور ہم 101 ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ جو واقعہ ہوا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اچھا جی، پہلگام واقعے کے بعد جو بھی ہندوستان کی طرف سے کچھ پابندیاں لگائی گئیں، کچھ فیصلے کیے گئے، اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے بھی کچھ فیصلے کیے گئے۔ چلے اس پہ بات نہیں کریں گے، پہلے بات ہو چکی ہے۔ اب بھارت نے پاکستان سے برآمدات پر بھی پابندی لگا دی ہے، مطلب کہ پاکستان کے ذریعے کوئی بھی چیز، یعنی پاکستان سے یا پاکستان کے ذریعے سے کہیں سے بھی کوئی بھی چیز ہندوستان میں نہیں آئے گی۔ اچھا، حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، ہندوستان کی طرح وہ ہم چھوٹے ذہن کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ابھی 1 مئی کو ہندوستان کے 150 ٹرک جس میں سامان لدا ہوا تھا وہ افغانستان کی طرف سے آئے تھے، اور واگا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے وہ کافی مشکلات کا شکار تھے اور پاکستان میں رکے ہوئے تھے۔ تو پاکستان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ ٹرک ہندوستان کے لیے آ رہے تھے، افغانستان کی طرف سے آئے ہیں، ہندوستان میں جانا ہے، 150 ٹرک ہیں، اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو بھی حالات ہیں تو پاکستان نے اجازت دی، واگا بارڈر کے ذریعے 150 ٹرک سامان سے لدے ہوئے جو افغانستان سے آئے تھے انہیں ہندوستان میں جانے کی اجازت دے دی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں جس طرح سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بی جے پی اور کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا تفصیلات ہے؟ کانگریس رہنما مشرقی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ
चन्नी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत तलब कर लिया। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई सबूत नहीं मिला कि पाकिस्तान में कहां हमले हुए, कहां लोग मारे गए। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि क्या अगर हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा? 2019 में कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई हमला नहीं हुआ। बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। तर्जमान बीजेपी समेत पत्रा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस दहशतगर्दों और पाकिस्तानी फौज को ऑक्सीजन फराहम कर रही है। बीजेपी के कौमी तर्जमान शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को पाकिस्तान प्रस्त पार्टी करार दे दिया। तो ये जनाब सूरत हाल थी। इसके अलावा फॉल्स फ्लैग जो पहलगाम का वाकया हुआ है, ऑपरेशन के बाद भारत में अंदरूनी सतह पर मोदी सरकार के माजी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भी सवालात उठ रहे हैं। मुखालफिन का कहना है कि रियासत बहार में इंतखाबात जीतने के लिए मोदी सरकार ने पहलगाम ड्रामा रचाया है। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल बटन दबाकर अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का आगाज किया, जिसके तहत पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 प्लाट दिए जाएंगे। अपनी जमीन अपना घर मंसूबे में बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लाट मुफ्त दिए जाएंगे। पूरा अंदाजी में प्लाट हासिल करने वाले खुश नसीब घर की तमीर के लिए कर्ज भी हासिल कर सकेंगे। पहले मरहले में जेहलम, पत्तों की, मामूकांजन, लोधरा, रिनाला खुर्द में मुफ्त प्लाट दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं, 2,000 घर मुकम्मल भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में बहुत से लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन है ना पैसे। पहले मरहले में 2,000 लोगों को मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। अच्छा जी, ये एक मामला हुआ कि एक खतून ने 2012 में, यानी कि पाकिस्तान की एक खतून ने एक अफगानी लड़के के साथ शादी की थी। तो तकरीबन 2012 से लेकर अब तक 12-13 साल गुजर गए ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद वो अपने खामंद का शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकी, मतलब कि उसको पाकिस्तान की शहरियत नहीं दिला सकी। तो आखिरकार उस खतून ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जो कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम के पास गई, और इस हवाले से 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया जो कि इस केस की समाअत करेगा। और उस पिटीशन में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियत एक्ट 1951 के तहत पाकिस्तानी लड़का बैरून मुल्क की लड़की से शादी करे तो उसको पाकिस्तानी शहरियत दी जाती है, जबकि अगर पाकिस्तानी लड़की बैरून मुल्क के लड़के से पाकिस्तान में शादी करे तो शहरियत नहीं दी जाती। ये आइन और कानून के खिलाफ है। लिहाजा उस पाकिस्तानी खतून ने, जिसने अफगानी लड़के के साथ शादी की थी, उसने ये गुजारिश की है कि उसे भी, यानी कि जिस तरह से अगर कोई लड़का शादी करे तो उसकी बीवी को पाकिस्तान की शहरियत दी जाती है, इस तरह अगर पाकिस्तानी खतून किसी बैरून मुल्क के लड़के से शादी करे तो उस लड़के को भी पाकिस्तानी शहरियत मिलनी चाहिए। इस हवाले से 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी और उस अफगानी लड़के को पाकिस्तानी शहरियत मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा पहले तो चीन ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया था, अब तुर्की ने भी पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो रखे हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। उनका कहना था भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा। इस मौका पर तुर्क सफ़ीर का कहना था तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। उनका कहना था खित्ते में कशीदगी को कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।